मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग में शब्द समरूपता को अंग्रेजी में वर्ड एनालॉजी कहते हैं। शब्द समरूपता, सबसे पहले जानिए कि शब्द समरूपता होता क्या है। शब्द समरूपता, एक शब्द दूसरे शब्द से कहीं न कहीं कोई न कोई, जैसे रंग, रूप, आकार, गुण, प्रकार में समान होगा, और उसी तरह से दूसरे शब्द भी दिए हुए रहेंगे और विकल्प, 4 विकल्प या 5 विकल्प रहेंगे। उस विकल्प में से उस शब्द के समानता वाले शब्द को चुनना होगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा, थोड़ा सा जनरल नॉलेज पर भी ध्यान देना होगा। जब तक थोड़ा जनरल नॉलेज नहीं जानेंगे ये रीजनिंग बनाने में परेशानी होगा। तो इस रीजनिंग को देखिए सोल्व करते हैं कैसे। थोड़ा सा इसमें जनरल नॉलेज की जानकारी जरूरी है, और तभी आप इस ऐसे रीजनिंग को सोल्व करेंगे। देखिए, चलिए पहला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, भारत किससे संबंधित है? हॉकी। तो भारत और हॉकी में क्या संबंध है? तो भारत के राष्ट्रीय खेल, अब थोड़ा सा जनरल नॉलेज अभी बताया कि जनरल नॉलेज को जानना जरूरी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो देखिए, भारत और हॉकी के बीच में यही है कि भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो उसी तरह से देखिए, उसी तरह से कनाडा, अब कनाडा को हमको जानना होगा। देखिए, यहाँ जीके का ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कनाडा के राष्ट्रीय खेल क्या होगा? जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हुआ, उसी प्रकार कनाडा के राष्ट्रीय खेल क्या होगा? तो कनाडा के राष्ट्रीय खेल के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, क्रिकेट तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है नहीं। सांडों की लड़ाई ये भी नहीं है, दूसरा विकल्प में भी नहीं है। आइस हॉकी, देखिए ये कनाडा के राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। कनाडा के राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। और देखिए चौथा विकल्प फुटबॉल भी नहीं है। यानी कनाडा के राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। तो हम आइस हॉकी यानी तीसरा विकल्प पर टिक लगा देंगे। तीसरा विकल्प सही होगा। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत हॉकी से संबंधित है। तो कनाडा के राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी, यानी कनाडा आइस हॉकी से संबंधित है। तो चलिए ये प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, मच्छर मलेरिया। देखिए, मच्छर और मलेरिया में क्या संबंध है? मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आप सब लोग जानते होंगे कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटता है तो मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो अब देखिए क्या चीज के काटने से क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहला है मिट्टी, कटाव। इसमें तो कोई संबंध नहीं है विशेष, मिट्टी और कटाव से कोई संबंध नहीं है। मक्खी और भोजन से भी कोई संबंध नहीं है। तो सड़क और दुर्घटना से भी कोई संबंध नहीं है। यहाँ देखिए तंबाकू का उपयोग करने से कैंसर रोग होता है। देखिए, यहाँ मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, तो यहाँ तंबाकू को खाने से, सेवन करने से कैंसर बीमारी होता है। यहाँ मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी हो रहा था, तो तंबाकू के सेवन करने से कैंसर बीमारी हो रहा है। तो हमारा यही विकल्प ज्यादा सटीक है, यानी चौथा विकल्प हमारा सही होगा। मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, उसी प्रकार तंबाकू का सेवन करने से कैंसर रोग होता है। तो हमारा चौथा विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, समुद्र और किनारा। समुद्र के अंतिम छोर को किनारा कहते हैं। 2 किनारे होते हैं, तो समुद्र के अंतिम जो छोर होता है उसको किनारा कहा जाता है। अब नदी के अंतिम छोर क्या है? अंतिम, उसको क्या कहते हैं? देखिए, पहला विकल्प है रेत। रेत तो कहते नहीं है, रेत बालू होता है। नदी में बालू है, वो तो अंतिम तो है नहीं, तो रेत भी नहीं कहेंगे। बांध, नदी में बांध बनाया जाता है, किनारा का संबंध नहीं रख रहा है। डेल्टा, नदी में जो अंतिम डेल्टा बनता है, नदी के मुहाने पर डेल्टा बनता है, तो नदी के मुहाने पर डेल्टा, ये भी कोई संबंध नहीं है। तट, देखिए तट और किनारा दोनों एक दूसरे में समानता रख रहा है। नदी के दूसरे छोर को हम किनारा कहें, उसी नदी के दूसरे अंतिम छोर को क्या कहेंगे? तट कहेंगे। तो हमारा चौथा विकल्प सही होगा। जैसे समुद्र के अंतिम छोर को किनारा कहा जाता है,
उसी तरह से नदी के अंतिम छोर को क्या कहते हैं, तट कहते हैं। तो ये तट हो गया। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में देखिए, पैमाना लंबाई से संबंधित है। जो भी स्केल, जिसे पैमाना से हम क्या नापते हैं, लंबाई मापते हैं। पैमाना हम लोग को लंबाई मापने का है, तो पैमाना से लंबाई मापते हैं। तो यहाँ देखिए उसी प्रकार से सिस्मोग्राफ, देखिए यहाँ पर जी क्या आ गया, जनरल नॉलेज पर भी ध्यान देना होगा। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, क्या सिस्मोग्राफ से मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो अब कहीं भूकंप है, देखिए यहाँ तापमान को तो नहीं मापा जाता है, भूकंप, देखिए भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप इसमें सटीक होगा। रुधिर नहीं, ब्लड प्रेशर तो नहीं मापा जाता, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो इस तरह से ये सब नहीं होगा। तापमान भी थर्मामीटर से मापते हैं, तो हमारा भूकंप ही सही विकल्प होगा। पैमाना लंबाई को मापता है, लंबाई, पैमाना से लंबाई मापने का इकाई है। तो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है, यानी दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। भूकंप से, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। जैसे लंबाई पैमाने से मापने का काम करते हैं, उसी तरह से भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। शब्द समारूपता में पांचवा प्रश्न को देखिए, बाढ़ संबंधित है पानी से, तो तूफान किससे संबंधित होगा। बाढ़ संबंधित है पानी से, तो तूफान किससे संबंधित है। देखिए बाढ़ कैसे आता है, बाढ़ अत्यधिक वर्षा होने के कारण, जब अत्यधिक पानी जब हो जाता है तो बाढ़ की समस्या देखने के लिए मिल जाता है आपको। जब अत्यधिक बारिश हुआ तो पानी जमीन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाने के कारण बाढ़ की समस्या देखने के लिए मिल जाता है। तो उसी तरह से तूफान कैसे आता है, हवा के तेज हवा रहने के कारण क्या होता है, तूफान उत्पन्न होता है। तो तूफान में तेज हवा होता है, यहाँ हवा जरूरी है। इस तरह से बाढ़ के लिए पानी का होना जरूरी है, इसलिए तूफान के लिए हवा का होना जरूरी है। तो यहाँ हमारा तीसरा विकल्प, न कि मिट्टी के से तूफान का कोई मतलब नहीं है, गति से कोई है, गति से है, लेकिन किस चीज़ का गति होना चाहिए, तो हवा सबसे जरूरी है। और प्रकाश से तूफान का कोई ऐसा लेना देना नहीं है, यहाँ हवा सबसे महत्वपूर्ण है। तो बाढ़ के लिए पानी जरूरी है, उसी तरह से तूफान के लिए हवा जरूरी है। तूफान, हवा रहेगा तभी तूफान उत्पन्न होगा। तो हमारा तीसरा विकल्प तूफान के लिए हवा। बाढ़ के पानी से संबंधित है, तो तूफान हवा से संबंधित है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए छठा प्रश्न है, एन संबंधित है जापान से, तो रूबल किससे संबंधित है। चलिए यहाँ जनरल नॉलेज है, मुद्रा है एन जापान के मुद्रा को एन कहा जाता है। जापान के जो मुद्रा है उसको एन कहा जाता है। तो रूबल किसका मुद्रा है, किस देश का मुद्रा है। तो यहाँ देखिए रूबल, जापान का मुद्रा एन है, तो रूबल किस देश का मुद्रा होगा। तो यहाँ पहला विकल्प ब्रिटेन का मुद्रा है नहीं, ब्रिटेन का तो पाउंड होता है, जर्मनी का भी नहीं है, अमेरिका का भी नहीं है, अमेरिका का डॉलर होता है, कोरिया का भी नहीं है, यानी इन चारों में से किसी का नहीं है। यह है रूबल, रूस का मुद्रा है। रूस के मुद्रा को रूबल कहा जाता है और जापान के मुद्रा को येन कहा जाता है। तो विकल्प में रूस है ही नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं सही होगा। पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं विकल्प होगा सही। सातवां प्रश्न पर चलिए, घड़ी समय को दर्शाता है, तो थर्मामीटर क्या चीज को दर्शाएगा। तो घड़ी से समय जानते हैं, तो थर्मामीटर से क्या जानने के काम करते हैं। तो चलिए देखिए, थर्मामीटर से ताप, टेम्परेचर मापते हैं। थर्मामीटर टेम्परेचर को मापता है, ताप को, विकिरण को नहीं मापता है, ऊर्जा भी नहीं, गर्मी भी नहीं। तो थर्मामीटर ताप को मापता है। घड़ी समय को बताता है, तो थर्मामीटर ताप को बताता है। तो हमारा पहला विकल्प, साथ में पहला विकल्प ताप हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, अज्ञान शिक्षा के द्वारा अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। देखिए अज्ञान तो शिक्षा से संबंधित, तो शिक्षा के द्वारा अज्ञानता को दूर किया जाता है। तो रोग किससे दूर किया जाएगा, अस्पताल से, परिचारिका से,
औषधि से और चिकित्सा से। तो रोग दूर करने के लिए औषधि दवा की होना जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है, लेकिन अस्पताल में दवाई तो ही दिया जाएगा, तो दवा की जरूरत होती है, औषधि की जरूरत होती है। तो अज्ञानता शिक्षा से दूर किया जाता है, तो उसी तरह से औषधि से रोग ठीक किया जा सकता है। तो तीसरा विकल्प हमारा सही होगा औषधि। अज्ञानता, अज्ञान शिक्षा से संबंधित, अज्ञान और शिक्षा में क्या है कि शिक्षा से अज्ञानता दूर किया जा सकता है, तो औषधि से रोग दूर किया जा सकता है। तो हमारा तीसरा विकल्प होगा। अब 9वां प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, पृथ्वी और सूर्य कैसे संबंधित है एक दूसरे से, उसी तरह से चंद्रमा किससे संबंधित होगा। तो अब देखिए, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस तरह से जो 8 ग्रह हैं वो सब सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। उसी तरह से पृथ्वी भी ग्रह है सूर्य का, तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। उसी तरह से चंद्रमा किसका चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है। तो ये चौथा विकल्प सही होगा, ना कि तारा, आकाश, कक्षा, ये तीनों में से कोई नहीं होगा, पृथ्वी होगा। जिस तरह से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसी तरह से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाती है। तो ये हमारा चौथा विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से शब्द समरूपता, वर्ड एनालॉजी को थोड़ा सा जनरल नॉलेज पर ध्यान देंगे तो ये रीजनिंग सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले रीजनिंग का नया चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।